नमस्कार दोस्तों। आज मैं भारतीय संविधान के आर्टिकल 24 से लेकर 34 के बारे में बताऊंगा और इसमें सैन्य विधि यानी कि मतलब मार्शल लॉ कैसे क्या लगता है उसके बारे में मैं आपको अवगत करवाऊंगा। तो चलिए शोषण के विरुद्ध अधिकार से शुरू करते हैं। जीवन का अधिकार गरिमामय जीवन का अधिकार है, अतः शोषण गरिमामय जीवन के अधिकारों का विरोधी है और संविधान निर्माताओं ने आर्टिकल 23 में 3 प्रकार के शोषणों को प्रतिबंधित किया था। सबसे पहला है मानव दुर्व्यापार, दूसरा बलात्सर्म यानी कि फोर्स्ड लेबर, तीसरा है बेगार। शोषण के इन रूपों को प्रतिबंधित करने के लिए संसद ने के द्वारा विभिन्न प्रकार के अधिनियम बनाए गए और न्यायपालिका ने शोषण के अधिकार का विस्तार करते हुए कहा कि किसी व्यक्ति को निर्धारित दर से कम मजदूरी देना शोषण है और उसके जीवन के अधिकार का उल्लंघन भी है। एशियाड वर्कर केस के अंतर्गत यह चीज़ कहा गया था। 1996 में प्रसिद्ध विशाखाबाद में यौन शोषण को भी शोषण के दायरे में शामिल कर लिया गया। अब आ जाते हैं शोषण के विरुद्ध का अपवाद या बलात्सर्म का अपवाद। राज्य के द्वारा सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए सार्वजनिक सेवा आरोपित की जा सकती है जिसमें राज्य के द्वारा केवल जाति, धर्म, मूल वंश, वर्ग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। अब आ जाते हैं अनुच्छेद 24 में शोषण पर प्रतिबंध के बारे में, जिसमें पहले है 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को निम्नलिखित कार्यों में नहीं लगाया जा सकता, जिसमें सबसे पहला है खतरनाक उद्यम जैसे शीशा, माचिस, पटाखे बनाने की फैक्ट्रियां आदि। दूसरा खान यानी माइंस। तीसरा है फैक्ट्रियां। फिर अनुच्छेद 24 के दूसरे पार्ट पर आ जाते हैं। अनुच्छेद 24 को अनुच्छेद 21 के साथ पढ़ा जाना चाहिए, जिसमें यह उल्लेखित है कि 6 से 14 साल तक के बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी। अब आ जाते हैं अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक के बारे में, जिसमें धार्मिक अधिकारों के बारे में बताया गया है। संविधान निर्माताओं के द्वारा धार्मिक अधिकारों के माध्यम से एक पंथ निरपेक्ष राज्य का आधार रखा गया। प्रत्येक व्यक्ति को अंतःकरण के रूप में धर्म को मानने और आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता प्राप्त है, जिससे यह प्रतीत होता है कि धर्म व्यक्ति की आस्था का विषय है और राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, बल्कि राज्य का सरोकार सामाजिक आर्थिक विषयों से है। राज्य न तो किसी धर्म का विरोधी होगा और न ही किसी धर्म को संरक्षण प्रदान करेगा। अतः राज्य और धर्म को अलग अलग रखा गया, जिसे पंथ निरपेक्ष राज्य का विचार भी कहा जाता है। उच्चतम न्यायालय के अनुसार पंथ निरपेक्षता संविधान का आधारभूत ढांचा है और भारत में पंथ निरपेक्षता का अभिप्राय सकारात्मक भी है, जिसके द्वारा राज्य सभी पंथों का सम्मान करेगा। अब आ जाते हैं अनुच्छेद 29 पर, जो कि है अल्पसंख्यकों के शैक्षणिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर। अनुच्छेद 29 में यह उल्लेखित है कि नागरिकों के किन्हीं वर्गों को अपनी भाषा, लिपि एवं संस्कृति के संरक्षण का अधिकार होगा। भाषा का आशय पंजाबी, लिपि का अभिप्राय गुरमुखी तथा संस्कृति के अंतर्गत खान पान पहनावे भी शामिल किए जाते हैं। और इस अनुच्छेद में अल्पसंख्यक शब्द का प्रयोग नहीं है, लेकिन एक लोकतांत्रिक राज्य में बहुमत की भाषा एवं संस्कृति राज्य की भाषा एवं संस्कृति बन जाती है, इसलिए अल्पसंख्यक समुदाय के लिए यह ज़्यादा उपयोगी होता है। अनुच्छेद 29 के खंड 2 में यह उल्लेखित है कि ऐसी शैक्षणिक संस्थाएं जो राज्य से वित्त प्राप्त करती हैं, इनमें प्रवेश के लिए केवल जाति, धर्म, मूल वंश, भाषा के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसके बारे में मैंने आपको पिछली कक्षाओं में भी पढ़ाया है। अब आ जाते हैं अनुच्छेद 30 पर। अनुच्छेद 30 में अल्पसंख्यक शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसके अनुसार भाषाई या धार्मिक अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि की शिक्षण संस्थाओं की स्थापना एवं प्रबंधन का अधिकार होगा। अब आ जाते हैं अल्पसंख्यक का अभिप्राय होता तो होता है क्या है। संविधान में अल्पसंख्यकों के 2 प्रकार का उल्लेख है, भाषाई और धार्मिक, परंतु संसदीय विधि के द्वारा अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम के अंतर्गत मुस्लिम, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी, सिख को अल्पसंख्यक के रूप में स्वीकार किया गया है। उच्चतम न्यायालय ने निर्णय देते हुए कहा कि अल्पसंख्यकों का निर्धारण राज्यवार यानी राज्य स्तर पर होना चाहिए, क्योंकि भारत में राज्यों का निर्माण भाषाई आधार पर किया गया है और यह उल्लेखनीय है कि नागालैंड, मिजोरम में ईसाई बहुमत हैं या कहा जाए बहुमत में हैं और पंजाब में सिख धर्म के लोग बहुमत में हैं।
तथा जम्मू कश्मीर में मुस्लिम धर्म के लोग बहुमत में हैं और लक्षद्वीप में भी मुस्लिम धर्म के लोगों का बहुमत है। अब आ जाते हैं अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं के अभिप्राय से क्या होते हैं ये। वे शैक्षणिक संस्थाएं जो अल्पसंख्यक समुदाय के द्वारा स्थापित किए गए हों। यदि अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाएं राज्य से वित्तीय सहायता प्राप्त करती हैं तो भी उनकी प्रकृति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि अनुच्छेद 30(2) में यह उल्लिखित है कि राज्य के द्वारा वित्तीय सहायता देने में अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाएं विज्ञान प्रबंधन, तकनीकी के अध्ययन के लिए स्थापित की जा सकती हैं, केवल भाषा और संस्कृत के अध्ययन के लिए ही स्थापित नहीं होंगी। अब आ जाते हैं स्थापना एवं प्रबंधन का अभिप्राय क्या है। TMA पाई फाउंडेशनवाद केस में उच्चतम न्यायालय ने स्थापना एवं प्रबंधन के अधिकार में निम्नलिखित अधिकारों को शामिल किया है, जिसमें सबसे पहला है फीस निर्धारित करने का अधिकार। दूसरा, शैक्षणिक संस्थाओं में अल्पसंख्यक छात्रों के प्रवेश की मात्रा का निर्धारण। तीसरा है शिक्षकों एवं स्टाफ को भर्ती करने की स्वतंत्रता। अब आ जाते हैं इन संस्थाओं पर सरकार का नियंत्रण के बारे में कैसे क्या है। इन्हें फीस वसूलने का अधिकार है, परंतु डोनेशन लेने का अधिकार नहीं है, क्योंकि शैक्षणिक संस्थाएं व्यावसायिक संस्थाएं नहीं हैं। शिक्षकों की न्यूनतम योग्यता का पालन करना पड़ेगा। अकादमिक सत्र एवं अकादमिक अर्हता यानी एलिजिबिलिटी के संदर्भ में इन्हें राज्य के निर्देश मानने होंगे। निष्कर्ष, अगर निष्कर्ष की बात करें, इन सब के मूल अधिकार के अंतर्गत अल्पसंख्यकों को प्रभावी अधिकार उपलब्ध कराए गए हैं। इसलिए 93वें संविधान संशोधन के द्वारा प्रदान किए गए आरक्षण के दायरे से अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं को बाहर रखा गया है। अब आ जाते हैं अनुच्छेद 31 पर, जिसमें है संपत्ति का अधिकार। मूल संविधान में संपत्ति के अधिकार का उल्लेख भाग 3 में 2 स्थान पर किया गया था। अनुच्छेद 19(1)(f) में नागरिकों को संपत्ति अर्जित करने एवं इसे विक्रय करने का अधिकार होगा। अनुच्छेद 31 में यह उल्लिखित था कि किसी व्यक्ति को संपत्ति से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के आधार पर ही वंचित किया जाएगा। किसी व्यक्ति की संपत्ति अर्जित करते समय यह ध्यान रखा जाएगा कि सबसे पहले उसमें बता दें क्या ध्यान रखा जाएगा। यह सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए अर्जित की जाएगी। दूसरा, अर्जित संपत्ति के एवज में मुआवजा प्रदान किया जाएगा। अब आ जाते हैं संपत्ति के अधिकारों को सीमित करने के प्रयासों पर। राज्य के द्वारा निर्मित भूमि सुधार अधिनियमों को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दे दी गई और भूमि सुधार में विद्यमान इस बाधा को दूर करने के लिए पहला संविधान संशोधन लाया गया, जिससे अनुच्छेद 31A और अनुच्छेद 31B भी जोड़ा गया। अब आ जाते हैं आर्टिकल 31A पर, यानी कि अनुच्छेद 31A पर। अनुच्छेद 31A में राज्यों को यह अधिकार दिया गया कि उसके द्वारा खानों यानी माइंस पर नियंत्रण अथवा उसके लीज के अधिकार में परिवर्तन कर सकेंगी। किसी उद्यम को राज्य अपने नियंत्रण में ले सकता है, उसके मालिकाना हक में परिवर्तन कर सकता है, 2 उद्यमों को आपस में मिला सकता है या मिला दिया जाएगा, कोई भी इशू नहीं है इसमें। ये सब कुछ राज्य के द्वारा किया जाएगा। आर्टिकल 31B, जबकि अनुच्छेद अब आ जाते हैं आर्टिकल 31B के बारे में। जबकि अनुच्छेद 31B के द्वारा नवीन अनुसूची का निर्माण किया गया। अनुच्छेद 31B के अंतर्गत राज्य के भूमि सुधार अधिनियमों को संरक्षित किया गया और यह प्रावधान किया गया कि नवीन सूची में रखे गए भूमि सुधार अधिनियमों का न्यायिक पुनरावलोकन नहीं होगा। अब आ जाते हैं मुआवजे पर विवाद क्या रहा। अनुच्छेद 31A और 31B जोड़ने के बाद संपत्ति के मुद्दे पर उच्चतम न्यायालय का दृष्टिकोण लचीला हो गया, परंतु बेला बैनर्जी वाद में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि मुआवजा मनमानी व अतार्किक नहीं होना चाहिए, बल्कि यह बाजार दर पर दिया जाना चाहिए। परिणाम स्वरूप चौथा संविधान संशोधन किया गया और यह स्पष्ट कर दिया गया कि मुआवजे का निर्धारण राज्य के द्वारा होगा। इस पर न्यायालय में कोई सवाल नहीं उठाया जाएगा। फिर आ जाते हैं मुआवजे की समाप्ति पर। 25वें संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 31 से मुआवजे शब्द को हटा दिया गया और इसके स्थान पर राशि शब्द का प्रयोग किया गया, जिससे मुआवजे को लेकर कोई समस्या उत्पन्न न हो सके। 26वें संविधान संशोधन के द्वारा प्रीवी पर्स, जो राजाओं को वार्षिक वेतन या राशि दी जाती थी, को समाप्त कर दिया गया। 44वें संविधान संशोधन
के द्वारा जनता पार्टी सरकार या मोरारजी भाई देसाई सरकार द्वारा 1978 में संपत्ति के अधिकार को भाग 3 से हटा दिया गया। इसलिए संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार नहीं रहा, बल्कि यह विधि का अधिकार हो गया, जिसे अनुच्छेद 300 ए यानी 300 ए में रख दिया गया। अब आ जाते हैं मूल अधिकारों पर प्रतिबंध पर। इसमें सबसे पहले है सेवकों किन्हीं वर्गों के मूल अधिकारों पर प्रतिबंध। राज्य के अंतर्गत कार्य करने वाले निम्नलिखित सेवकों के मूल अधिकारों को प्रतिबंधित किया गया है, जिस संबंध में विधि के निर्माण का अधिकार संसद को प्रदान किया गया है। जिसमें सबसे पहला है सैन्य व्यवस्था के सदस्य या सैन्य बल के कर्मी, मेंबर्स ऑफ आर्म्ड फोर्सेज। दूसरा है लोक व्यवस्था बनाए रखने के लिए नियुक्त सेवक, जैसे पुलिस, सीआरपीएफ, सीएपीएफ, सीआईएसएफ एक्सेट्रा। तीसरा है आसूचना तंत्र के लिए कार्य करने वाले कर्मचारी, इंटेलिजेंस एवं काउंटर सूचना वाले, जैसे रो, आईबी, एमआई यानी कि मिलिट्री इंटेलिजेंस, जिसमें एयरफोर्स, नेवी, आर्मी वगैरह सब आते हैं। उपरोक्त संगठनों के लिए संचार तंत्र में कार्य करने वाले सदस्य इसमें शामिल हैं। अब आ जाते हैं किसी भौगोलिक क्षेत्र विशेष के लिए मूल अधिकारों पर प्रतिबंध के बारे में, जिसमें आर्टिकल 34 यह कहता है, यदि किसी क्षेत्र में या भारतीय भूभाग में सैन्य अधिनियम यानी मार्शल लॉ लागू है, इसे बनाए रखने में के लिए तैनात कर्मचारियों तथा सेवकों को कुछ विशेष छूट दी जा सकती है। इन सेवकों के द्वारा किए गए कार्यों एवं दिए गए दंड को भी वैध बनाया जा सकता है, जिसके लिए संसदीय विधि के निर्माण की आवश्यकता होगी। अब आ जाते हैं ये मार्शल लॉ यानी सैन्य विधि है तो है क्या। 1958 में संसद के द्वारा सैन्य अधिनियम का निर्माण किया गया, जिसे आर्म्ड फोर्सेज स्पेशल पावर एक्ट यानी आस्वा कहा जाता है, जिसके अंतर्गत राष्ट्रपति या राज्यपाल के द्वारा भारत के किसी क्षेत्र में सैन्य विधि लागू की जा सकती है। यदि नागरिक प्रशासन लोक व्यवस्था बनाए रखने में विफल हो जाए तो सेना की सहायता ली जा सकती है। आस्वा को बनाए रखने के लिए सैन्य अधिकारियों को विशेष छूट प्रदान की गई है, जिसके अनुसार उनके विरुद्ध सामान्य न्यायालय में कोई मामला नहीं लाया जा सकता और इनके द्वारा कभी भी किसी व्यक्ति वस्तु की तलाशी ली जा सकती है, किसी भवन को ध्वस्त किया जा सकता है तथा आवागमन को प्रतिबंधित किया जा सकता है। अब मैं बता देता हूँ अभी मतलब हाल ही में किस किस में आस्वा लागू है। नॉर्थ ईस्ट के स्टेटों में बताता हूँ। पहले तो असम, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम में, और दूसरा है जम्मू एंड कश्मीर में। अब आ जाते हैं मानवाधिकार कार्यकर्ताओं का सैन्य अधिनियम के लिए दृष्टिकोण, यानी मार्शल लॉ पे मानवाधिकार कार्यकर्ता जो ये हर चीज़ में मतलब हरी झंडी लेके या लाल झंडी लेके खड़े हो जाते हैं मानवाधिकार के उसमें, तो उनका दृष्टिकोण जान लेते हैं। मानवाधिकार कार्यकर्ता आस्फा को राज्य आतंकवाद का नाम देते हैं। इनके अनुसार यह राज्य का अलोकतांत्रिक स्वरूप है, पुलिस राज्य का उदाहरण है, यह महिलाओं को बलात्कार का अधिकार भी है। मतलब कहा जब तक मतलब 2005 का भी अगर आप असम में देखें तो उसके बाद तो ये चीज़ देखने को मिलती भी है कि है ना आसपास से है ना मतलब कई बार बलात्कार भी हुए हैं और उसको जस्टिफाई कर दिया जाता है कि हाँ भाई इसको कोई इशू नहीं माना गया। तो फिर चलिए आगे चलते हैं। राज्य एवं सेना का दृष्टिकोण के बारे में जान लेते हैं कि मतलब राज्य सरकार का और सेना का दृष्टिकोण क्या है। राष्ट्र की एकता व अखंडता बनाए रखने के लिए एक एवं विघटनकारी प्रवृत्तियों को नियंत्रित करने के लिए यह आवश्यक है। सैन्य अधिकारियों को जिन कठोर परिस्थितियों में तैनात किया गया है उसमें उन्हें छूट देना आवश्यक है। यह एक अपवादिक उपाय है और वर्तमान में सेना की भूमिका सामाजिक क्षेत्रों में भी बढ़ाई जा रही है। अब आ जाते हैं इस पर न्यायालय का दृष्टिकोण क्या है। आस्फा के संबंध में टिप्पणी करते हुए उच्चतम न्यायालय ने कहा कि इसका प्रयोग इतने लंबे समय के लिए नहीं किया जा सकता क्योंकि इसे पूर्वोत्तर राज्यों में इसे 1958 से लागू किया गया है, जबकि इसे जम्मू कश्मीर में इसे 1988 में लागू किया गया, जो अधिकारों का उल्लंघन है और इस प्रावधान का उल्लंघन है। और आस्फा के अंतर्गत यदि किसी सैन्य अधिकारी के द्वारा शक्ति का मनमाना प्रयोग किया गया तो उसके विरुद्ध सामान्य न्यायालय में भी कार्रवाई आरंभ हो सकती है और इसे छूट नहीं मिलेगी। अब आ जाते हैं इन सब के निष्कर्ष पर। आस्फा का विद्यमान होना लोकतांत्रिक राज्य में विद्यमान अलोकतांत्रिक प्रवृत्ति है और लोकतांत्रिक व्यवस्था में समस्याओं एवं विवादों का समाधान विचार विमर्श, संवादपूर्वक
एवं वैधानिक रूप में होना चाहिए, हिंसक रूप में नहीं। तो आज के लिए बस इतना ही। और सही लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।